हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। वहाँ पर आपने सीखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। जिस बच्चे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक थ्योरी पता है वो डायरेक्ट ये लेक्चर देख सकता है। जिसको नहीं पता वो जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेक्चर नंबर 1 देखे, उसके बाद ये लेक्चर देखने आए। और आज हम इस लेक्चर में जो करने वाले हैं उन टॉपिक्स का नाम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, सही है जी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसका नेचर क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे हैं? तो हम इस 4 बातों को आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक, लेक्चर नंबर 2, जिसमें पहले हम सीखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होती है बच्चों। तो जैसे कि आप लोगों ने ऐसी एक डायग्राम बुक्स में सब में देखी होगी, सिंपल सी बात दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब सिनुसॉइडल, जैसे आप लिखते हुए हो सिनुसॉइडल, ऐसे लिखा मिलेगा ना, सिनुसॉइडल मूवमेंट होती है वेव की। किसकी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और तीसरे के उन दोनों के परपेंडिकुलर वेव चलती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेव चलती है। सिंपल सी बात जो लास्ट लेक्चर में की थी, नहीं डिटेल में पता तो उसको जाकर देखो। तो कैसे बनती हैं, देखो कैसे बनती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल होता है, कहाँ? देखो स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, तो स्पेस में बहुत सारी चार्ज पार्टिकल्स होंगे। जब वो चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करने का क्या मतलब हुआ? उनकी स्पीड वेरी कर रही है, वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है। ऑसिलेट मतलब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट है ना, तो कभी उनकी स्पीड कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन हो रही है उन चार्ज में, यानी हम उसको एक्सेलरेटिंग चार्जेस बोलते हैं। जब ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स अपने आप एक्सेलरेटिंग चार्जेस बनते हैं, मतलब जब चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, आई रिपीट, जब चार्जेस ऑसिलेट करते हैं तो उनको एक्सेलरेटिंग चार्जेस बोला जाता है। तो वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना कर देंगे। अब चार्जेस की तो कोई कमी नहीं है स्पेस में, समझ रहे हो ना। तो हम बोलेंगे स्पेस से कैसे बनती है, ऑसिलेटिंग चार्ज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाकर देखता है। कैसे? जो ये ऑसिलेटिंग चार्ज है ना, जब ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेटिंग चार्ज हो रहे हैं, मतलब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगी, किसने बोला था? ये मैक्सवेल ने बोला था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेक्चर नंबर 1, उसमें समझाया है मैक्सवेल ने क्या बोला था। देखो पहले हमने फैराडेज लॉ किया था, लेंज लॉ किया था, उसमें ये बोलते थे कि मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करो। तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगी, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। तो उसी से जब ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आया तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटिन्यूसली चेंज होने से, क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है, चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही होगी। एक्सेलरेटिंग चार्जेस मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से आपको एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिली। जब ये दोनों मिली, किसके कारण मिली बेटा? ये चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशन के कारण मिली। जब ये दोनों मिल गई तो इसके दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मिली। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर में एक वेव निकलेगी जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला, समझ रहे हो। जैसे एक चार्ज ऑसिलेटिंग पार्टिकल है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर ये एक वेव निकलेगी, ये इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव निकली जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। अब दूसरी बात सुनो, अगर
अगर मैं बोल दूं कि ये जो चार्ज पार्टिकल था जो स्पेस में था, जो ये चार्ज्ड पार्टिकल था, चार्ज्ड पार्टिकल, मान लो ये रेस्ट पे है, मतलब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, चार्ज पार्टिकल पड़ा है, ऑसिलेट नहीं कर रहा। क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो चार्ज पार्टिकल था तो सारे चार्ज पार्टिकल थोड़ी ऑसिलेट कर रहे होंगे, मान लो नहीं कर रहा, तो जब ऑसिलेट नहीं कर रहा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग नहीं पैदा होगी, दोनों नहीं बनी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनके परपेंडिकुलर कैसे निकलेगी, हमें तो दोनों चाहिए ना, तो नहीं हो सकता। तो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलेंगी, समझ रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो ये चार्ज्ड पार्टिकल जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, बट ये एक्सेलरेटिंग चार्ज नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और ऑसिलेट करने की, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ऑसिलेशन करने की। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेटिंग चार्ज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होना है तो एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज नहीं रहा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने से उसने वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं की, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग पैदा नहीं की, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। अगर वो ऑसिलेट कर भी रहा है बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल नहीं, मैंने स्पेशल लिखा एक्सेलरेटिंग चार्जेस होने चाहिए, समझे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं बन सकती। अब दोनों नहीं बन पा रही तो इनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में वेव कैसे निकलेगी, तो तब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलेगी। याद रखें कि हमेशा आपको एक्सेलरेटिंग चार्ज ही चाहिए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑसिलेशन करने वाला आपको नहीं देगा, ये चार्ज रेस्ट पे होगा तो भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देगा। समझ में आई बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रही। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने पहले ही बताया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चलेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चलेगी। सही है, सही है। तो क्या याद आया इससे क्लास 11th का? इससे याद आया कि जो ये वेव है आपकी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं? ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। नेचर की बात करूं अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था? ट्रांसवर्स वेव में होता था कि जहाँ पर जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन होती थी, ऐसे मान लो ऑसिलेशन ऐसे हो रही है तो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसके परपेंडिकुलर होती थी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसके परपेंडिकुलर होती थी। याद आया? नहीं याद आया? देखो अगर कोई वेव ऑसिलेट ऐसे कर रही है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो ये चलेगी इसके परपेंडिकुलर इधर, ऑसिलेशन ऐसे चलेगी इधर, तो ऑसिलेशन ऐसे तो चलेगी ऐसे। दोबारा देखो, नो 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 चलेगी ऐसे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती थी वो जैसे ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में चलती, जैसे ये देखो इसकी ऑसिलेशन मान लो ऐसे हो रही है ऐसे, तो ये चलेगी भी ऑसिलेशन के डायरेक्शन में ऐसे, आगे 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 आगे, समझे? अगर ऑसिलेशन ऐसे तो उसके परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे ही तो चल रही है। देखो ऑसिलेशन ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, और इसकी प्रोपगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है? एक ट्रांसवर्स वेव है। पक्का? चलिए बात करते हैं इसकी स्पीड की, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी स्पीड क्या होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी स्पीड का फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं, 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट, यू नॉट क्या है? म्यू नॉट आई। अब आपको पता होगा ये म्यू क्या होता था? म्यू होती थी परमिएबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होती थी? परमिटिविटी। याद है? याद है ना सर? भूल गए सर, सब कुछ भूल गए। परमिएबिलिटी की वैल्यू जो होती थी वो होती थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
और जो परमिटिविटी की वैल्यू होती थी वो होती थी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपको स्पीड मिलेगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आंसर निकाल रहा हूँ। 3⁻, ये अप्रॉक्सीमेशन में ये स्पीड मिलेगी। तो ये स्पीड तो देखी देखी सी लगती है। ये स्पीड तो लाइट की होती है, एयर में या वैक्यूम में। तो इसका मतलब पता चला हमें कि जो लाइट वेव्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्योंकि वो स्पीड से चलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड से चलती हैं, तो स्पीड से जो चलेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें पता चला लाइट भी तो एक वेव थी। तो लाइट वेव्स क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुई। तो इनकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला याद रखना, पेपर में पूछ ली जाती है। कितनी स्पीड होती है याद रखो। कैसे निकाल ली? ऐसे निकाल लिया। सही है जी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ की। लिख लो अगर लिखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो सुन लो। पहला, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये प्रोड्यूस कौन करता है, कौन बनाता है? अभी तो हमने बात करी। आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। सिर्फ ऑसिलेटिंग नहीं, कैसे ऑसिलेटिंग? कैसे? एक्सेलरेटिंग चार्ज होना चाहिए। चार्ज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी, आपको हमेशा एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लिख लो, मैं नहीं लिख रहा। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तीसरी बात, उनकी स्पीड क्या होगी? उनकी स्पीड अभी हमने निकाल लिया। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 10⁻³ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। एयर हो या वैक्यूम हो, ये इसी स्पीड से चलेंगी। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही थी, जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही थी, ये दोनों सेम फेज में होते हैं। ये भी बात याद रखना। ये क्या बात बनी सर? छोड़ दो। सही है जी। अब बात करते हैं जो ये वेलोसिटी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स only and only on electric and magnetic properties of medium, but they do not depend upon amplitude and field vector। लिख लो, velocity of electromagnetic waves depends only and only on electric and magnetic properties of medium, but they do not depend on amplitude and field vectors। मतलब क्या हुआ? जो वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था यहाँ से 1/√μ0 और ε0। तुम्हें पता है ये दोनों क्या होते थे? परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। ये किसकी होती है? ये तो मीडियम की होती है ना। तो ये तो मीडियम पे ही डिपेंड करी, यही मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करेगी। मीडियम बदलेगा तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी अलग होगी। हमने यहाँ पर परमिटिविटी और परमिएबिलिटी फ्री स्पेस का और वैक्यूम का लिया था। तो मीडियम पे ही डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे। किसके? मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, और किसी पे नहीं डिपेंड करती स्पीड। सही है? ओके। एक और बात इंपॉर्टेंट नहीं है बट सुन लो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी चलेंगी तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी और उनके पास कुछ मोमेंटम भी होगा। सही है जी। एक इनके पास और चीज़ होती है, पांचवा छठा, एक इनके पास और चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं, ये प्रेशर भी एग्जर्ट करती हैं, उसको हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव्स एक्सर्ट्स प्रेशर, और उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर बोला जाता है। ये प्रेशर भी जनरेट करती है। तो ये हैं आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं,
क्या वेलोसिटी है, क्या नेचर है, वो हमने सब डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।